कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को 5 पन्ने का इस्तीफा भेजा है और उसमें शिकायतें दर शिकायत उन्होंने की हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद 51 साल का उन्होंने सफर तय किया कांग्रेस के साथ में, अचानक से ऐसा क्या हो गया? उनके पीछे आखिरकार है कौन? यह भी एक इनसाइड स्टोरी है जिसे आज जानने की कोशिश करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच है। संजीव जी, क्या है इनसाइड स्टोरी आखिरकार गुलाम नबी आजाद के इस तरह से बगावती हो जाने के, और क्या ये अचानक से हो गया या फिर इसकी जो पृष्ठभूमि है काफी पहले से बुनी जा रही थी, रखी जा रही थी? पर ये इसमें इनसाइड स्टोरी नहीं है, ये तो पूरा आउटसाइड था। नहीं, उन्होंने एक तो पत्र लिखा, उन्होंने तमाम तरह का जिक्र किया, लेकिन जो चीजें हमको नहीं बताएं कि आखिरकार उनके पीछे कौन है। गुलाम नबी आजाद के क्या कोई पीछे भी है? कोई पीछे चेहरा है जो मोटिवेट कर रहा था, उनको कह रहा था, पुश कर रहा था कि आप ऐसा करिए? देखिए, ये होने वाला है, ये तो करीब करीब सब जान रहे थे। और G23 जब से बनी तो उसमें सबसे शीर्ष नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद, या कह ली कि सबसे बड़े नेता यही थे, वरिष्ठ। तो अब G23 से जिस दिन कपिल सिब्बल अलग हुए और उसके बाद जिस तरह से दूसरे लोगों ने बागी तेवर अपनाया, जिसमें खास तौर पर आनंद शर्मा है, तो उसके बाद यही बचते थे जो बड़े नेता हैं। अब इन्होंने G23 के नाम पर, क्योंकि उसमें 23 बड़े नेता थे, आपको अगर याद हो तो 23 नेताओं की एक लिस्ट छपी थी, अखबारों में आई थी फोटोग्राफ के साथ। वो कौन से 23 नेता हैं जिन लोगों ने वो बैठक की थी, G23 ग्रुप 23 कहलाया, और जो चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर रह करके हम कांग्रेस में उसकी जो संरचना है उसमें बदलाव लाएं और कांग्रेस को हम दुरुस्त करें, क्योंकि कांग्रेस का मजबूत रहना इस देश की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। और उसमें मुझे याद है गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, ये तमाम नेता थे। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि G23 को घेर लिया गया कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, और लोगों को जो G23 के थे ये कहा जाने लगा कि ये तो गद्दारी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अलग थलग पड़ते चला गया वो ग्रुप जो है अपने आप में, और उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से समझाया गया कि आप गैर ज़रूरी होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो होना ही था। और देखिए, जो भी बातें कपिल सिब्बल उसमें सबसे मुखर थे, वो कहते थे, खुल करके कहते थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा और बीजेपी का मैं विरोध करने के लिए मैंने राजनीति चुनी है, तो लेकिन मैं कांग्रेस को सुधारना चाहता हूं, इसमें जो कमियां आई हैं वो दूर करना चाहता हूं। लेकिन वही दूर हो गए कांग्रेस से, और आपने देखा कि वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार की तरह वो भी आज़ाद हो गए, और वो समाजवादी पार्टी की मदद से वो अब राज्यसभा पहुंचे। आज़ाद साहब के साथ अंदर की बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व के संबंध उस दौर में भी अच्छे रहे जब G23 बन गया, और G23 बना उसके बाद जिन लोगों से पार्टी आलाकमान, गांधी परिवार संपर्क में था, तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे। और G23 वालों को ये लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भेदिया हमारे बीच है जो सारी बातें बता रहा है। G23 बनने की एक बड़ी वजह ये बताई गई थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को राज्यसभा चाहिए थी। उनका राज्यसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था और फरवरी के महीने में इसी साल, और उन्हें राज्यसभा चाहिए थी। और उससे 2-3 महीने पहले राज्यसभा की एक सीट आई थी। आप जानते हैं कांग्रेस में राज्यसभा बड़ी मुश्किल से आ रही है, तो एक सीट आई थी राजस्थान से। आज़ाद साहब ने कहा कि ये हमें दे दीजिए, जो कहानी है, क्योंकि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा और फिर चुना जाना बड़ी मुश्किल है। इसके बाद राहुल गांधी ने मना कर दिया और अपने विश्वास पात्र
वेणुगोपाल को भेज दिया। वो सीट दे दी गई। वेणुगोपाल जो कि केरल से हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव न लड़के अब वो राज्यसभा के रास्ते आए। आजकल बहुत करीब इसलिए हो गए हैं कि राहुल गांधी खुद केरल से हाँ, सांसद हैं। वायनाड से। तो ये बात जो झटके की तरह लगी कि एक ऐसा नेता जो अनुभव में उनसे आधी है और शायद पार्टी में भी सेवाएं उसने आधी ही दी हैं, वो व्यक्ति उन्हें रिप्लेस कर देगा, ऐसी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। वो एक झटके की तरह एक ट्रिगर पॉइंट हुआ। और पार्टी में 2019 की हार के बाद असंतोष तो था ही। तो गुलाम नबी आज़ाद की जो अपनी शख्सियत थी, उन्होंने सबों को जमा करके G23 को एक आधार दे दिया। और उसके बाद G23 का क्रिएशन। एक तरफ कांग्रेस से दूरी, दूसरी तरफ बीजेपी से नज़दीकी, क्योंकि जब वो जा रहे थे, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में बातें रखी, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की बातें रखी, वो कहीं ना कहीं निकटता दिखा रहा था। और आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के और भी ज़्यादा संपर्क में होंगे, ये बातें उस टाइम से होने लगी थी। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लगता है कि कोई खेल बीजेपी की तरफ से किया गया, या फिर ये जो क्रिएटेड था वो कांग्रेस का ही क्रिएटेड था और उसी का नतीजा है ये कि आज जो है गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले गए? दिल्ली में एक लुटियन जोन है, लुटियन जोन, जहां सारे नेता और मंत्री रहते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में वो घर बने थे और अभी भी हैं। एक बड़ा सा इलाका, ग्रीनरी वाला इलाका, और वहाँ पे नेता मंत्री सारे रहते हैं। उसमें घर होना किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए सबसे बड़ी बात होती है। और कई लोगों ने तो राजनीति ही की इस तरह से कि उनका घर कायम रहे। कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से एक ही घर में रहे हैं, ऐसी कहानियां हुई हैं। आज़ाद साहब कि राज्यसभा गए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन घर बरकरार है। वो घर जो कि 1-2 महीने में खाली करा लिया जाता है, तो वो बरकरार है। वो क्यों बरकरार है? क्योंकि उनसे खाली नहीं करवाया गया है। उन्हें कोई न कोई वजह से एक्सटेंशन दे दी जा रही है। तो ऐसा हो जाता है। शरद यादव के साथ भी कुछ दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाली नहीं कराया गया, और भी कई लोग हुए हैं जो खाली नहीं। आज़ाद साहब के पास वो साउथ एवेन्यू लेन में घर बरकरार है। अब इसके पीछे कौन हो सकता है? और अगर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चाह ले तो एक दिन में खाली हो जाए, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई संरक्षण है क्या? देखिए, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन कोई संरक्षण है क्या? आपने अच्छा ये याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए बहुत अच्छी बातें कही थी, और उनके खिलाफ शिकायत यही थी, आज़ाद साहब के खिलाफ, कि वो हमेशा शीर्ष पर रहे, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमेशा रहे, लेकिन सारी बिलें राज्यसभा में पारित हो जाया करती थी सरकार की। तो ये क्या गणित है भाई? कभी भी आपने किस तरह से विरोध किया आज तक? ये सारी बिलें पास हो जाती हैं, फिर प्रधानमंत्री आपके लिए बहुत अच्छी बातें कहते हैं, वो गले का रूंध जाना और आंसू और वो सब भी लोगों को अब फर्जी लगने लगे हैं। लगता है कि ये सेटअप प्लान था। इसके अलावा देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की राजनीति में एक बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि वो मास लीडर नहीं थे। मास लीडर से तात्पर्य कि लोकसभा चुनाव कभी वो जम्मू कश्मीर से जीत कर आए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नज़दीकी की वजह से वो हमेशा, उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता है, पर वो उत्तर भारत से या महाराष्ट्र जाकर इस तरह से उन्होंने चुनाव जीते। नज़दीकी तो रही, इसीलिए तो ये सवाल अब जो है, जब उनके जाने के बाद, जब वो कह रहे थे कि पत्र में उन्होंने लिखा कि चाटुकार जो है ज़्यादा हो गए हैं राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है उसके आसपास, तो कांग्रेस से इस स्वर उठे कि आप भी तो थे एक ज़माने में, वही थे, आप भी हुआ करते थे। हाँ हाँ, और क्या। और देखिए कि सिलसिला शुरू हो जाता है इंदिरा जी के ज़माने में। इंदिरा जी के करीबी कॉटरी में थे, उस वक्त मंत्री थे। वो 80 का दशक उस वक्त मंत्री रहे। आज हम 2022 में हैं और
मिलेनियम का ये दूसरा दशक है ये। आप समझ लीजिए उस वक्त की बात। उसके बाद राजीव जी के साथ नरसिम्हा राव, उसके बाद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में मंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस की, उसके भी सदस्य हमेशा रहे वो। उसके अलावा बीच में जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री बने क्योंकि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया तो मुख्यमंत्री बनने चले गए। वहाँ भी मौका मिला, जम्मू कश्मीर में भी मौका मिला। उसके अलावा कई राज्यों में प्रभारी, केरल, तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक, जनरल सेक्रेटरी लगातार कई दशकों तक। तो ऐसी कोई भी पद नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर जो उन्होंने शायद एंजॉय नहीं किया सिवाय प्रेसिडेंट के। तो इसीलिए जो बातें कही गई हैं पत्र में, वो बातें सही तो हो सकती हैं, वो बातें ऐसा नहीं है जो उन्होंने उठाई हैं वो गलत है, उसमें बहुत सी बातें सही हैं बिल्कुल। लेकिन वो क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब ये बात कह सकते हैं? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो कॉज भी हैं और इफेक्ट भी हैं, वजह भी हैं वो, और उसका असर भी है, क्योंकि एक टाइम पे वो उन्हीं चीजों के साथ रहे हैं पार्टी के और साथ, उसको सही और कहा दशकों गुजारे हैं उन्होंने। बिल्कुल। तो इसीलिए आज की तारीख में अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उनकी शिकायत को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और नहीं, लग वो रहा तो ये है, कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब सरेआम सरकार से पारित एक जो कागज था उसको मीडिया के सामने फाड़ दिया, ये बहुत गलत किया। उस टाइम पे कितनी आवाज उन्होंने उठाई थी? मुझे अच्छी तरह याद है। उस टाइम पे कितनी आवाज उठाई थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त थे, विदेश गए हुए थे, एक ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया था। ऑर्डिनेंस में ये था कि अगर किसी का कन्विक्शन हो जाए तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लालू यादव के लिए था ये। तो वो ऑर्डिनेंस ये था कि नहीं लड़ेगा। तो बहुत बवाल हुआ कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? तो ऐसा ऑर्डिनेंस कैसे ला सकते हैं मनमोहन सिंह? लेकिन गठबंधन की सरकार थी, दबाव था, तो वो ऑर्डिनेंस आ गया था। ऑर्डिनेंस ला करके वो विदेश यात्रा पर चले गए थे। राहुल गांधी युवा नेता उस वक्त वो आए और अचानक से कांग्रेस दफ्तर आए और फिर बोले कि अजय माकन कहाँ है? तो अजय माकन बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज प्रेस क्लब में। तो वो प्रेस क्लब चले आए, अमूमन कभी नहीं आते थे, उसके पहले और उसके बाद भी आज तक दोबारा राहुल गांधी प्रेस क्लब में दिखे नहीं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले आए, अचानक आके बैठ गए और फिर उनसे वो सवाल किया गया और बोले कि ऐसे ऑर्डिनेंस को तो मैं फाड़ दूंगा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हूँ। उन्होंने फाड़ दिया। अब सवाल ये है कि ये प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को उन्होंने फाड़ दिया, ये विपक्ष ने कहा, जो कि शायद सही भी था क्योंकि ये तरीका नहीं था। लेकिन आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री थे उसी कैबिनेट में, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे, क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? आज उन्हें सारी बातें याद आ रही हैं। तो ये शायद बातें सही हो सकती हैं पर पात्र कहने वाला हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आप 2014 से लेकर 19 दो तो लोकसभा और 49 विधानसभा के चुनाव में, ये दो तो आप हारे ही लोकसभा के, 49 जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 39 जो है आप हार गए, सिर्फ 10 जीते। और इस टाइम पे 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और 2 राज्य ऐसे हैं जो आपके खुद के हैं। तो भविष्य आपका जो है कितना उज्जवल है ये देखने वाली बात है। लेकिन अब आप जब वो निकल गए हैं बाहर, पार्टी के बाहर निकल गए, गुलाम नबी आज़ाद के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो राजनीति में द एंड उनका अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पत्र से आप महसूस कर सकते हैं ये शुरुआत और नई ये खत्म हुआ है कांग्रेस के बिगिनिंग फॉर हिम, न्यू बिगिनिंग। लेकिन वो किस तरफ जाता है? देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाए और इनकी राजनीति अच्छी चल पड़े, कुछ इस तरह की संभावना नहीं दिखती है। जम्मू कश्मीर में दिखती है, पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, नई वोटर लिस्ट के साथ चुनाव होने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है कि उस वोटर लिस्ट में जम्मू रीजन के वोट बढ़ गए हैं। देखिए, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन से आते हैं, ये वैली के नहीं हैं। एक हमेशा इनकी राजनीति की कमजोरी ये रही कि ये वैली के नहीं हैं, ये जम्मू रीजन के हैं। और
वैली का दबदबा हमेशा से जम्मू कश्मीर की राजनीति में ज़्यादा रहा है। तो ये कभी भी वहाँ की राजनीति में बहुत दमदार तरीके से नहीं रह पाए। एक बार गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री हुए और उसी बार वो एमएलए का चुनाव जीत पाए। तो एक तो ये है कि अब जबकि जम्मू रीजन के वोट बढ़ गए हैं, तो जम्मू रीजन से कोई मुस्लिम चेहरा अगर वो साथ में है भारतीय जनता पार्टी के किसी गठबंधन में, तो क्या वो मददगार होगा। दूसरा कि उनके समर्थन में कुछ लोग तो हैं जम्मू कश्मीर में। आज कई लोगों ने जो पूर्व विधायक थे या नेता, उन्होंने रिजाइन किया उनके समर्थन में। पीछे उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी सभा की थी, मुझे याद है अभी कुछ महीने पहले की बात है, G23 की, वो जम्मू में ही हुई थी और बड़ी सभा थी, उसमें कपिल सिब्बल वगैरह सब गए थे। तो ऐसा लगता है कि उनका जो एक बेस है जम्मू कश्मीर में, मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहा है तो थोड़ा बहुत बेस रहेगा ही, उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के आसपास होंगे, करीब होंगे, ये करीब करीब स्पष्ट है। और कांग्रेस में कमियां गिनाने के बाद वो कांग्रेस के साथ होंगे ऐसा नहीं है, या फिर कांग्रेस जिनके साथ है उनके साथ भी होंगे ऐसा नहीं है। और आखिर में एक और बात है कि चलिए ये तो उनके फ्यूचर की बात है, जम्मू कश्मीर में शायद वो एक राजनीतिक भविष्य अपनी आखिरी पारी देख रहे होंगे। उम्र 80 के आसपास जा रही है, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा वक्त उनके पास राजनीति में, सक्रिय राजनीति में नहीं है। हालांकि फिट हैं वो, हाँ, और राजनीतिक समझ बहुत अच्छी उनकी है, कभी दुश्मन नहीं बनाते हैं राजनीति में। ये सब बातें उनकी, वो तो जाते जाते पता चला कि प्रधानमंत्री ने भी तारीफ कर दी उनकी। ये बात है। तो देखिए, ऐसा लगता है कि जो आखिरी जो ये ट्रिगर पॉइंट हुआ इस लेटर का, वो शायद ये है कि कांग्रेस के भीतर अभी राज्य अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं और हर राज्य से डेलीगेट्स चुनेंगे अध्यक्ष को और एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा। गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, ये बात भी करीब करीब स्पष्ट है। तो कौन व्यक्ति वो हो सकता है? नहीं, वो तो गुलाम नबी आज़ाद तो कहते हैं अब ये चुनाव जो अंदरूनी चुनाव होते हैं वो सब तो खत्म। अब कहा ना, अभी 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें तय होगी तारीखें और कौन बनेगा, ये सब तय हो जाएगा, तारीखें वगैरह। कौन बनेगा वो कहते हैं चुनाव से होगा, जिसको कि सही नहीं मानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं चुनाव ही नहीं होता है। लेकिन अगर गैर गांधी होने वाला है तो उसमें एक या दो नाम जो सामने आए थे कि वो उनको बना दिया जाए, जैसे कमलनाथ का नाम आया, अशोक गहलोत का नाम आया, आजाद का नाम नहीं आया। ये एक खफा होने की वजह हो सकती है, एक जो ट्रिगर पॉइंट है। और उसके पहले लोगों ने क्या किया कि वही वेणुगोपाल और उसी तरह जो लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं जिनसे वो खफा हैं, उन्होंने उन्हें जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें प्रचार समिति का प्रमुख बना दिया, जो उनके लिए बहुत डाउनग्रेडेड पोजीशन था। उन्हें लगा कि अरे मैं मतलब राष्ट्रीय नेता, मुझे अध्यक्ष पद के लिए कंसीडर करना चाहिए, तो मुझे कंसीडर किया जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के प्रचार समिति के अध्यक्ष हो जाइए, उस जम्मू कश्मीर के, हाँ, जहां कांग्रेस का इस बार तो कोई भविष्य नहीं दिखता। तो ये उनके लिए ये लास्ट स्ट्रॉ हो गया। शायद यही वजह हुई कि उन्होंने ऐसे वक्त में ये मार दिया, क्योंकि देखिए परसों है CWC, 28 तारीख को उस CWC के वो सदस्य हैं, उन्हें पार्ट लेना पड़ता। तो उन्होंने तब मारा मजबूरी में जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब विदेश में हैं इस वक्त। लेकिन ये एग्जिट पॉइंट उनके पास आखिरी बचा था और यहाँ के बाद एक नई यात्रा में जाते हैं। हो सकता है कि सरकार के करीब हो गए हों वो और उन्हें कुछ आने वाले दिनों में मिले सम्मान के तौर पर, लेकिन जो एक कुव्वत उनकी थी सियासत में, वो कुव्वत तो खत्म हो गई। अमरिंदर सिंह वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? कुछ उसी तरह जिस तरह से अमरिंदर सिंह के कद्दावर नेता, जिन्होंने, याद कीजिए कि अरुण जेटली को तब हरा दिया चुनाव में जब पूरे देश में मोदी लहर थी 2014 में, उस वक्त हरा दिया। वो व्यक्ति बार बार कांग्रेस को सत्ता में लेकर आता था पंजाब में, लेकिन आज ही इज जस्ट ए कैरिकेचर ऑफ हिमसेल्फ। वो पहले वाली बात ही नहीं है। और आज के प्रकरण के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में भी कहना पड़ेगा कि आज़ाद भले हो गए हों, है ना, लेकिन ये वो गुलाम नबी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हमारे दर्शक क्या सोचते हैं गुलाम नबी आज़ाद अब क्योंकि पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा, सियासी भविष्य क्या होगा, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तमाम सवाल हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ये हमें बता सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।